हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी कि केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में, जो कि 68वीं बीपीएससी के पीटी के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए और बिहार दरोगा पीटी मेंस दोनों एग्जाम के लिए, इसके अलावा रेलवे और एसएससी के एग्जाम के लिए ये सीरीज जो है आपको लगातार 50 और 75 क्वेश्चन का ये जो सीरीज है सेट नंबर 60 चल रहा है। और सीरीज में जितना भी क्वेश्चन हम आपको दिए हैं या उसका सॉल्यूशन करके हम आपको देते हैं फ्रेंड्स, वो एक नंबर का क्वेश्चन है, निश्चित फिक्स मान लीजिए कि आने वाला हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सभी सेट का, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वीडियो भी जो अब अपलोड हम करते हैं, बिहार स्पेशल जीके का या बिहार स्पेशल जानकारियां, बिहार का स्पेशल करेंट अफेयर्स, इसके अलावा एनसीईआरटी का, वो सारा आपको वीडियो और सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हालांकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, लेकिन वो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो वहां हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से हमसे आप आसानी से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको बता दें कि अगर वीडियो आप लगातार देखते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ सिखा पाने में हम बेहतर कर रहे हैं तो आप इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा और लाइक भी कर दिया कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1938 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब ध्यान देंगे, 1938 ईस्वी में गठित हुआ था राष्ट्रीय नियोजन समिति। लेकिन इसके पहले एक बात को और भी ध्यान रखेंगे कि 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था। अधिवेशन भी ध्यान रखेंगे, यह अधिवेशन हरिपुरा, अब यह हरिपुरा कहाँ है? गुजरात। गुजरात के हरिपुरा में यह अधिवेशन का आयोजन किया गया था और इसी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। यह ध्यान रखेंगे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? यह भी ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसी में जो राष्ट्रीय नियोजन का गठन किया गया था, समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? एम.जी. रनाडे, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे, आर.सी. दत्त जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ध्यान देंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना जो है वह आर.सी. दत्त के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, जे.पी. नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना नामक पुस्तक की रचना किया गया था। इसके अलावा एस.एन. अग्रवाल जो है, एस.एन. अग्रवाल, यहाँ पे सुधार कर लेंगे, एस.एन. अग्रवाल है। एस.एन. अग्रवाल ने गांधीयन प्लान नामक पुस्तक की रचना एस.एन. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखेंगे, हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय की निम्न वृद्धि दर से इसका संबंध है। राष्ट्रीय आय का निम्न वृद्धि दर से इसका संबंध रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा। और ये जो हिंदू वृद्धि दर का कार्यकाल रहा था वो पहली पंचवर्षीय योजना से 5वीं पंचवर्षीय योजना तक के काल को रहा था। यानी हिंदू वृद्धि दर का काल की अगर यदि जो बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा, 1950 से लेकर 1980 ईस्वी का काल जो था वो हिंदू वृद्धि दर के रूप में जाना जाता है। और इसके जनक प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा इसे परिभाषित किया गया था, अतः इसका जनक प्रोफेसर राजकृष्ण को ही जाना जाता है। ध्यान देंगे,
दादा भाई नौरोजी जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की सर्वप्रथम गणना की थी। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की प्रथम गणना करने का प्रयास जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। ये कभी कभी कार्यकाल भी पूछ देता है कि राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब किया गया था, तो ध्यान देंगे 1867 से 1868 ईस्वी में किया गया था। उस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपये दर्शाया गया था। वही 1911 ईस्वी में यह बढ़कर और भी वृद्धि हो गया था। ध्यान देंगे पीसी महालनोबिस के द्वारा इनके द्वारा ही सेकेंड पंचवर्षीय योजना लाया गया था। अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वह पीसी महालनोबिस पर ही आधारित है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि 1949 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे वह पीसी महालनोबिस के को ही भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा आईपीएल 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता है? युजवेंद्र चहल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। युजवेंद्र चहल ने, जो कि भारत के एक स्पिनर गेंदबाज है, इनके द्वारा टाटा आईपीएल 2022 में सर्वाधिक 27 विकेट लिया गया था। सर्वाधिक पर्पल कैप उनको दिया जाता है जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं। तो 27 विकेट लिए थे, जिसके कारण से इन्हें पर्पल कैप प्रोवाइड किया गया। ध्यान रखेंगे टाटा आईपीएल 2022 का विजेता टीम जो रहा है वो ध्यान रखेंगे गुजरात टाइटंस रहा है। गुजरात टाइटंस विजेता रहा है, जबकि ध्यान देंगे उप विजेता जो रहा है वो राजस्थान रॉयल्स रहा था उप विजेता। इन्हीं दोनों के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? राजगीर में ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको रिवीजन के तौर पर निश्चित तौर पर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि अगले स्टूडेंट को भी इसका लाभ हो सके। हम आने वाला जो भी एग्जाम आपका खास करके स्टेट लेवल का जो है उस लेवल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हम तैयार कर रहे हैं और आपके पास सोल्यूशन पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक भी कीजिएगा। अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहा जाता है? जिसका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, जिसको हम बना सकते हैं। खत्म हो गया उसके बाद फिर से इसको हम बना सकते हैं, इसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो इसके उत्पादन में भारत का विश्व में रैंकिंग कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का विश्व में 5वें स्थान पर रैंकिंग रहा है। ध्यान देंगे भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन जो है वो 3,77,261 मेगावाट है। भारत में जो संपूर्ण ऊर्जा है संपूर्ण ऊर्जा की अगर बात करें तो 3,77,261 मेगा वाट ऊर्जा का उत्पादन भारत में किया जाता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में होता है। जैसे कि थर्मल यानी तापीय ऊर्जा सर्वाधिक है। सर्वाधिक जो भारत में ऊर्जा का रूप है वो ध्यान रखेंगे थर्मल, जिसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है। तापीय ऊर्जा सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है। आप ध्यान रखेंगे कुल ऊर्जा का 61% तापीय ऊर्जा से ही प्रदान किया जाता है भारत में। और अगर मेगावाट के रूप में ध्यान देंगे तो 2,31,871 मेगावाट तापीय ऊर्जा ही भारत में है। दूसरा सर्वाधिक अगर यदि जो देखेंगे तो ध्यान रखिएगा अक्षय ऊर्जा के तहत IES के रूप में 24.5 यानी 24.5% के रूप में दर्शाया गया है। जबकि हाइड्रो के रूप में अगर देखा जाए तो
2% के रूप में कुल ऊर्जा का हाइड्रो ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। जबकि ध्यान देंगे नाभिकीय ऊर्जा सबसे कम ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय ऊर्जा भारत में है। तो सर्वाधिक आप ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो थर्मल यानी तापीय ऊर्जा है, जो कुल ऊर्जा का यानी 3,77,261 मेगावाट का 61.5% जो है वो थर्मल यानी तापीय ऊर्जा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाई गई थी। ध्यान देंगे प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लवर बॉय ऑफ हवलपुर पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? राहुल पंडिता के द्वारा लिखित पुस्तक है। यह किस पर आधारित है, ये भी आपसे क्वेश्चन में आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे यह पुस्तक पुलवामा आतंकवादी हमले से संबंधित है। पुलवामा आतंकवादी गतिविधि से संबंधित पुस्तक जो है वह है द लवर बॉय ऑफ हवलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ध्यान देंगे यह जर्मनी में किया जाएगा नहीं बल्कि किया गया, यह जर्मनी में किया गया 2022 में। अब ध्यान रखेंगे 49वां जो होगा इसका आयोजन, जाहिर सी बात है एक प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है, तो 49वां जो होगा वो ध्यान रखेंगे 2023 में होगा और इसका आयोजन जापान में किया जाएगा। जबकि ध्यान रखेंगे 50वां आयोजन इसी G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इटली में 2024 में। ध्यान रखेंगे 2023 में और ये 2024 में आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखेंगे G7 का गठन 1975 ईस्वी में किया गया था, 1975 ईस्वी में किया गया था और इसके सदस्य देशों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 7 सदस्य देश है इसमें वर्तमान समय में शामिल, जिस कारण से इसे G7 के नाम से जाना जाता है। अब वो कौन कौन सा देश है ये भी ध्यान रखेंगे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इसके अलावा जापान, यूके और यूएसए, ये 7 देश जो है वर्तमान समय में G7 का सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर बिहार के 60 निश्चय 2 में कौन सा योजना शामिल नहीं किया गया? ध्यान देंगे युवा शक्ति बिहार की प्रगति शामिल है, सशक्त महिला सक्षम महिला भी शामिल है, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार ये शामिल नहीं किया गया है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2.0 में यह शामिल नहीं है। बाकी स्वच्छ शहर विकसित शहर ये भी शामिल है, तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। अब इसके अलावा 3 तो यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी 7 निश्चय में से 4 और निश्चय की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना भी इसका उद्देश्य रहा है, जो चौथे रूप से जानेंगे। 5वें के रूप में अगर ध्यान रखेंगे तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव खूब क्वेश्चन पूछता है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। 6ठे के रूप में रखेंगे 3 तो पहले आपका क्वेश्चन में ही ऑप्शन में ही दिया हुआ है, 1, 2 और 3, तो चौथे और 5वें। 6ठे के रूप में अगर देखा जाए सुलभ संपर्कता, जबकि 7वें के रूप में देखा जाए तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, यह 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 2.0 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व जल दिवस 2022 का विषय वस्तु या थीम क्या रहा था? ध्यान देंगे, सबसे पहली बात है विश्व जल दिवस मनाया किस तिथि को जाता है? तो प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में, वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। जो 2022 का थीम जो रहा था, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इंडिविजुअल ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जबकि 2021 का थीम जो रहा था वो वैल्यूइंग वाटर रहा था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 2021 का थीम रहा था। इसके अलावा ध्यान देंगे 2020 में वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, इसका 2020 का थीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीडीएसपी का कितना प्रतिशत रहा है? 2.97%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? पहली बात की ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कब? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। इनका शहादत जो है 18 अगस्त 1900, ध्यान रखेंगे, इनका शहादत जो है 18 अगस्त, सुभाष चंद्र बोस का 18 अगस्त 1975 ईस्वी को इनका शहादत हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का। क्लियर? अब ध्यान आप ये रखेंगे कि इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ध्यान रखेंगे पराक्रम दिवस के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किस मंत्रालय ने, तो संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। क्लियर? अब एक बात और ध्यान रखेंगे, ये कब से घोषणा किया गया है? तो इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर। अब इनकी 125वीं जयंती कब मनाया गया? तो 23 जनवरी 1921 ईस्वी, सॉरी 2021 ईस्वी, सॉरी 23 जनवरी 2021 से प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर। और ध्यान रखेंगे 125वीं जयंती के अवसर पर डाक विभाग के द्वारा 125 रुपए के मूल्य का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन बनता है हैजा विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है, बिल्कुल ही सही बात है, विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है हैजा, जो कि बिल्कुल ही सही है। जबकि ध्यान रखेंगे दूसरा है पोस्ट या कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी के द्वारा होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी आपका बिल्कुल ही सही है। अच्छा, एक मिस्टेक मेरे ख्याल से हो गया था इसमें, ध्यान रखेंगे 1975 नहीं, यहाँ पे 1945, मुझे 1945 ध्यान रखेंगे। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को इनका शहादत हुआ था, ध्यान रखेंगे 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। तो यहाँ पे है टिटेनस जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है, ये भी सही है। प्लेग हेमोफिलस परक्यूटिस के कारण होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, बैसिलस पेस्टिस के कारण होता है प्लेग। बैसिलस पेस्टिस के कारण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? तो धान वाले खेतों में
ये पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया जो कहा जाता है वो नील हरित शैवाल को ही कहा जाता है। नील हरित शैवाल जो होते हैं उसका प्रयोग किसानों द्वारा जैविक खाद्य के रूप में भी किया जाता है। जैविक खाद्य के रूप में भी किसानों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और यह जैविक खाद्य के रूप में धान के फसलों को करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की यह पूर्ति करता है। कहने का मतलब नाइट्रोजन की यह पूर्ति कर देता है धान की खेतों में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन जो होता है, जिसके कारण से मानव शरीर के भीतर नहीं जम पाता है, हिपेरिन के कारण। क्लियर। जबकि फाइब्रिनोजीन नामक प्रोटीन जो होता है वो रक्त को थक्का जमने के लिए मददगार साबित होता है। क्लियर। तो जब कभी भी शरीर से रक्त बाहर आने लगता है तो हिपेरिन जो होता है वो डीएक्टिव हो जाता है और फाइब्रिनोजीन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है जिसके कारण से रक्त का रंग लाल होता है। और ध्यान रखेंगे, यही हीमोग्लोबिन जो होता है शरीर में ऑक्सीजन के वहन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है आपका? ध्यान रखें, कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, बिल्कुल ही सही है। उत्तक शब्द का प्रयोग विंचक नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। विचंत नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है वही उत्तक कहलाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों ही ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? ध्यान देंगे, यह जो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में कहेंगे तो पार्श्व विभाज्योत्तकी उत्तक कहा जाता है। पार्श्व विभाज्योत्तकी उत्तक के नाम से जाना जाता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, जो पार्श्व वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है और पौधे की तनों की मोटाई में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि ध्यान रखेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसे अंतर्वेशी विभाज्योत्तकी उत्तक कहा जाता है। अंतर्वेशी विभाज्योत्तकी उत्तक के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका काम होता है कि देखते हैं कि जब घास फूस जो होता है उसको जब जानवर के द्वारा चर लिया जाता है या कटाई कर दिया जाता है तो फिर से वह उग आता है। यही इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण दूसरी बार उस पौधे की वृद्धि हो पाती है। क्लियर। जबकि एक्स्ट्रा मेरिस्टेम्स किसी भी प्रकार का टिश्यू नहीं है और एपिकल मेरिस्टेम्स जो होता है यह शीर्षस्थ विभाज्योत्तकी उत्तक होता है। शीर्षस्थ विभाज्योत्तकी उत्तक के रूप में इसे हिंदी में जाना जाता है। इसके कारण से पौधे की शीर्ष अवस्था पर कंट्रोल होता है या शीर्ष अवस्था तक बढ़ने में नियंत्रण होता है एपिकल मेरिस्टेम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? ध्यान रखेंगे, पोषक उत्तक का काम जो करता है वह एंडोस्पर्म का होता है। इसके अंतर्गत भ्रूण का पोषण इस एंडोस्पर्म में शामिल किया जाता है दो अंगों, एक होता है कॉरिन और दूसरा होता है प्लेसेंटा। कॉरिन होता है, कॉरिन को हिंदी में जरायु भी कहा जाता है, जबकि दूसरा होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इसे हिंदी में अगर कहेंगे तो अपरा कहा जाता है। दोनों ही भाग जो होता है वो पोषक के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है? बिल्कुल ही भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, अलैंगिक प्रजनन में जो होता है नए जीव जनक माता पिता के समान ही होते हैं, यह बिल्कुल ही सही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक प्रजनन जो होता है जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, इसके अंतर्गत कई प्रकार के जन्म शामिल किए जाते हैं, जैसे
सामान्य कोशिका विभाजन के द्वारा जब अलैंगिक प्रजनन होता है यह प्रोटिस्टा और मोनेरा संघ में किया जाता है, जबकि विखंडन के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वह अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में होता है, जबकि मुकुलन के द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है वह ईस्ट और हाइड्रा में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल उपाय क्या होता है? तो बैक्टीरिया को रोकना है तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित रोग होता है। इस रोग का कारण अगर देखा जाए तो शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। विटामिन डी की कमी हो जाना ही ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है, जबकि इसी विटामिन डी की कमी अगर बच्चा में हो गया तो उसे रिकेटस कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? उसे पैलियोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी जो होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा इत्यादि विषयों से संबंधित जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। आर्कियोलॉजी की अगर यदि जो बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे पुरातत्व संबंधी विज्ञान कहलाता है। पुरातत्व संबंधी जो विज्ञान होता है उसे ही आर्कियोलॉजी कहा जाता है, जबकि फार्माकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है शारीरिक अवयवों पर या शरीरों पर औषधि का प्रभाव, शरीर पर औषधि का प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जिसे ही फार्माकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? तो धनात्मक। अब विस्थापन किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु है और इस पर हम धक्का लगाएं तो यह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाएगा, तो इसे विस्थापन कहा जाएगा। तो विस्थापन धनात्मक भी होगा, यानी जिस दिशा में इसे धक्का देंगे उस दिशा में यह आगे भी बढ़ जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि यह विपरीत भी, धक्का देने के बाद इसे छोड़ देने के बाद विपरीत भी पीछे भी आ सकता है, तो ऋणात्मक भी यह हो सकता है। और धक्का रात भर लगाते रहे, दीवार को धक्का लगाते रहेंगे तो क्या हुआ, विस्थापन हो पाएगा? नहीं विस्थापन हो पाएगा, तो यह शून्य भी हो सकता है, तो सभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो विभवांतर बनाए रखने में या तो सेल मदद करता है, बैटरी जिसे कहा जाता है सेल होता है, या बैटरी इसे कहेंगे हिंदी में, दोनों ही विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, विभवांतर कहेंगे किसको? जब कभी भी एक कूलम्ब धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य लगता है और उन दोनों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ही कार्य जो उत्पन्न होता है, कार्य के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे ही विभवांतर कहा जाता है। क्लियर। अब यानी कि डायरेक्टली रूप से आप कहेंगे दो बिंदुओं के बीच जो कार्य करने पर उत्पन्न विभव होता है उसे ही विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर का मात्रक की अगर यदि जो बात करेंगे तो मात्रक इसका होता है गोल, और यह जो विभवांतर होता है वह एक अदिश राशि होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर मिलता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में यात्रा करेगी तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है? ध्यान रखेंगे, यह अभिलंब से दूर हट के और गति इसका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम किसको कहेंगे और विरल माध्यम किसको कहेंगे? जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है उस माध्यम को उतना ही सघन कहेंगे,
और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उतना ही उसे विरल माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर यदि जो देखा जाए तो यहाँ पे लिखते हैं हीरा, कांच, जल और वायु। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण से यह सघन माध्यम कहलाता है कांच की तुलना में। कांच दूसरा अपवर्तनांक के दृष्टिकोण से हीरा से कम होता है, जबकि कांच की तुलना में जल का अपवर्तनांक कम होता है और जल की तुलना में वायु का अपवर्तनांक कम होता है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है वह उतना ही सघन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का चालक होता है? तो ग्लूकोज घोल जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। ग्लूकोज ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज अच्छा चालक विद्युत का चालक नहीं होता है। तो ग्लूकोज घोल जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड का, ध्यान देंगे, मोनोसेक्राइड होता है। मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। क्लियर? और यह एक विद्युत का चालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है, जिसे ही यांत्रिक ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, स्थितिज ऊर्जा जो होता है वह mgh के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि गतिज ऊर्जा जो होता है वो 1/2mv² होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जो अपने अवस्था में परिवर्तन करने होने के बाद पुनः मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो जब बर्फ पिघल जाएगा तो क्या यह पुनः बर्फ नहीं बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, पुनः बर्फ यह बन सकता है। तो यह एक भौतिक प्रक्रिया होगी। भौतिक प्रक्रिया उसे कहा जाता है जो अपनी अवस्था में चेंज हो जाने के बाद पुनः मूल अवस्था में वापस आ जाता है, उसे भौतिक अवस्था कहा जाता है। और बर्फ का पिघलना एक भौतिक अवस्था होता है। मक्खन का खट्टा होना, क्या एक बार जब मक्खन खट्टा हो जाएगा तो वह पुनः फिर से मीठा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। अतः यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित किया जाता है? उसे निरूपित किया जाता है H बराबर उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वह H बराबर I² के रूप में दर्शाया जाता है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ H बराबर क्या होता है? तो H इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान रखेंगे H बराबर होता है उत्पन्न ऊष्मा। उत्पन्न ऊष्मा I बराबर क्या होता है? तो ये भी ध्यान रखेंगे चालक में बहने वाली धारा। चालक की धारा जो होती है वह I होती है, जबकि और भी ध्यान देंगे R क्या होता है? रेसिस्टेंस, यानी चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध, जबकि T अगर ध्यान देंगे T बराबर क्या होता है? तो धारा बहने के समय, जो धारा के बहने का समय, धारा के बहने का जो समय होता है उसे T के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे उसे ध्रुव या उसे पोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये लूनी नदी की सहायक नदी है। ध्यान देंगे लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही नदी का मतलब है कि धरातल के अंदर से प्रवाहित होती है। तो ध्यान देंगे यह अंतर्वाही नदी है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी के रूप में जाना जाता है लूनी नदी को। लूनी नदी की कुल लंबाई की अगर यदि जो बात किया जाए तो यह 320 किलोमीटर लंबा प्रवाहित होती है। ध्यान देंगे यह लूनी नदी जो है वह यह लूनी नदी जो है वो राजस्थान में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है?
उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी जो है वो सैडल पीक है। ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन है। एक तो आपसे पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक, जिसे हिंदी में कल्याण शिखर कहा जाता है। कल्याण शिखर भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, कल्याण शिखर। ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है कल्याण शिखर, लेकिन उत्तरी अंडमान की भी सर्वोच्च चोटी कल्याण शिखर ही है। इसकी टोटल ऊंचाई की अगर यदि जो बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 738 मीटर यह ऊंचाई पर स्थित है, यह ऊंचा है। अब ध्यान देंगे कि मध्य अंडमान, ऑप्शन नंबर बी में है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट डियोबाली। माउंट डियोबाली जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 515 मीटर ऊंचा है। दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा सर्वोच्च चोटी है माउंट कायोबो। माउंट कायोबो दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई की अगर बात करें तो 460 मीटर ऊंचा है। जबकि इसी दक्षिणी अंडमान की दूसरी सर्वोच्च चोटी की अगर यदि जो बात किया जाए, दूसरी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे माउंट हैरियट है। माउंट हैरियट दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी टोटल ऊंचाई 450 मीटर है। ध्यान देंगे, ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ग्रेट धूलियार है। थूलियार या कहीं कहीं धूलियार भी रहता है, तो ग्रेट थूलियार जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है ग्रेट निकोबार की, जो 442 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश में है सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, और धूपगढ़ी की ऊंचाई 1350 है, 1350 मीटर ऊंचा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबा राज्य जो है वो भूटान से लगा हुआ असम सबसे लंबा राज्य है, जो 267 किलोमीटर लंबा है। 267 किलोमीटर जो है वो लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है, मेसोफाइट कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को ज़ेरोफाइटिक के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है उसे ज़ेरोफाइटिक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है, ध्यान देंगे मलेशिया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। मलेशिया में एशिया का सबसे बड़ा टीन उत्पादक देश माना जाता है। टीन के निर्यात में अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे पहला स्थान पर, विश्व में केवल एशिया में नहीं, निर्यात में सबसे ज्यादा सर्वाधिक निर्यातक देश, विश्व में सबसे निर्यातक देश के रूप में मलेशिया का स्थान आता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि मलेशिया के इपोह शहर जो है वो टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। मलेशिया का इपोह शहर जो है वो टीन खनन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। फ्रेंड्स, अगर इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि कौन कौन से देश से विषुवत रेखा गुजरती है, तो जाहिर सी बात है नहीं गुजरने वाला एक ऑप्शन आपका छट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा देश है जो विषुवत रेखीय देश है। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, युवा को ईसाई का जीके पढ़ाओ, युवा को ईसाई का जीके पढ़ाओ, युवा को ईसाई का जीके पढ़ाओ।
अभी पढ़ाओ जो है इसको आप साइलेंट रखिएगा। युवा से ध्यान रखिएगा, युगांडा, युगांडा। इसके अलावा वहां से याद रखिएगा ब्राजील। इसके अलावा ओ से ध्यान रखेंगे कोलंबिया, कोलंबिया। इसके अलावा कोलंबिया। इसके अलावा ई से याद रखेंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इसके अलावा साई से याद रखेंगे, सा से याद रखेंगे सोमालिया, सोमालिया। एक और ई है, इससे याद रखेंगे इक्वाडोर, इक्वाडोर। फिर का है, का से याद रखेंगे कांगो। इसके अलावा जी है, जी से याद रखेंगे गिब्बॉन, गिब्बॉन। और के है, के से याद रखेंगे केन्या। तो इसमें कौन सा देश है जो विषुवत रेखा से नहीं गुजरती है? इक्वाडोर आपका आ ही गया, केन्या आ गया, इंडोनेशिया आ गया, लेकिन अर्जेंटीना नहीं है विषुवत रेखा के समीप में, या विषुवत रेखा नहीं गुजरती इंडोनेशिया सॉरी अर्जेंटीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ध्यान देंगे, सबसे कम जो घनत्व है वो शनि का घनत्व सबसे सभी ग्रहों में सबसे कम है। इतना कम है कि जल के घनत्व से भी इसका घनत्व कम है, जिस कारण से यह जल पर भी रख दिया जाए तो तैरता हुआ महसूस होता है, जिस कारण से इसे तैरता हुआ ग्रह के नाम से भी शनि को जाना जाता है। शनि को काला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, शनि को राक्षस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाहरी ओर वलय की संख्या पाई जाती है, जिसके कारण से देखने में बड़ा सुंदर लगता है, अतः इसे सुंदर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजला थोथा व्हाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिंक सल्फेट जो होता है वह उजला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 into 7H2O, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जबकि ध्यान रखेंगे FeSO4 into 7H2O जो होता है उसको हरा थोथा के नाम से जाना जाता है, हरा थोथा या ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है, या इसे ब्लू विट्रियोल के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है? स्मेलाइट जो होता है वो कोबाल्ट का अयस्क होता है। रासायनिक फॉर्मूला की अगर यदि स्मेलाइट की बात करें तो COAS2 होता है, COAS2 होता है स्मेलाइट। इसके अलावा जिंक का ध्यान रखेंगे, कैलामाइन जो होता है वो जिंक का होता है, कैलामाइन जिंक का होता है। मैग्नीशियम का भी आप ध्यान रखेंगे तो इप्सम साल्ट जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है, इप्सम साल्ट मैग्नीशियम का होता है। तांबा का होता है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाना है तो इसके लिए क्या मिला दिया जाता है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है या कार्बन मिला दिया जाता है, जिसके कारण से जो प्राकृतिक रबर होता है वो कड़ा हो जाता है, टफ हो जाता है। प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ध्यान रखेंगे, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? अब ध्यान देंगे, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग जो होता है वो पीला होता है। लेकिन इसी में अगर यदि जो पूछ दिया जाए कि मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, तो अम्लीय विलयन ये तो क्षारीय हो गया, दूसरा में ध्यान रखेंगे अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है मिथाइल एल्कोहल का? तो ध्यान रखेंगे अम्लीय का होता है गुलाबी, गुलाबी होता है। जबकि अगर इसी में पूछ दिया जाए
कि उदासीन विलयन जो मिथाइल ऑरेंज का होता है वो कैसा होता है। उदासीन विलयन का रंग जो होता है मिथाइल ऑरेंज का वो कैसा होता है, तो ध्यान रखेंगे वो नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी थी, तो वर्गों की संख्या 9 थी, जबकि आवर्तों की संख्या की अगर बात करें तो 7 थी। आवर्त की संख्या 7 थी। मेंडलीफ के द्वारा 1869 ईस्वी में पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत किया गया था। 1869 ईस्वी में पीरियोडिक टेबल को प्रस्तुत किया गया था, ध्यान रखेंगे। ये मेंडलीफ जो थे इनको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से इन्हीं मेंडलीफ को जाना जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी इनको जाना जाता है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर यदि जो बात किया जाए तो मोसले को माना जाता है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह मोसले के द्वारा तैयार किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसके द्वारा किया गया था, डी ब्रोगली नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, जबकि पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था और न्यूट्रॉनों की खोज पॉली के द्वारा किया गया था। न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष का आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया था, ध्यान देंगे 1989 ईस्वी में पहली बार आम चुनाव में 18 वर्ष के व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग किए थे। ध्यान रखेंगे 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा दिया गया और 18 वर्ष कर दिया गया, और यह 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया था। 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1989 ईस्वी में पहली बार किया गया था। 21 वर्ष से आयु को घटा दिया गया मताधिकार का और 18 वर्ष कर दिया गया था। अगर एक्यूरेट डेट और बात करें स्मॉल डेट की भी तो ध्यान देंगे 28 मार्च 1989 ईस्वी को। क्लियर। और कईवीं पंचवर्षीय योजना, तो ये भी ध्यान रखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना, सॉरी 9वीं पंचवर्षीय बोलिए, 9वीं लोकसभा चुनाव में, 9वीं लोकसभा चुनाव में, 9वीं लोकसभा चुनाव में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था को 1957 ईस्वी में यह बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिपादन हुआ था, जिसके तहत पहली बार भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला के कौन सा गांव में, तो ध्यान रखेंगे ये बगधरी गांव में पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे। क्लियर। बगधरी गांव में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था के रूप में जाना गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाएगा, जाहिर सी बात है जब दोनों सदन से वह विधेयक पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर उस पर हो जाता है तो ऐसे स्थिति में वह एक अधिनियम यानी एक्ट का रूप ले लेता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं या हस्ताक्षर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब ध्यान देंगे भारत में आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात।
तो राष्ट्रीय आपात की चर्चा जो किया गया, नेशनल जो आपातकाल लगाया जाता है, वह इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 352 में लगाया जाता है। जबकि ध्यान देंगे अनुच्छेद 356 के तहत राजकीय आपात या इसे ही राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, लगाया जाता है। जबकि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा किया जाता है। यही 3 प्रकार के आपात को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ध्यान देंगे लोक लेखा समिति का गठन जो हुआ था वो 1921 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान देंगे लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। और प्रत्येक 1 वर्ष के लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। यह संसद की समितियों में से शामिल एक समिति है। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा आप रिवीजन अपनी तैयारी को बनाए हुए रखिएगा। समय एग्जाम तो अपने समय पर आएगा भी और जाएगा भी, वैकेंसी भी आएगा और जाएगा भी, भराएगा भी, लेकिन आप वही ना छूट जाए इसके लिए रिवीजन करते रहिएगा। आज की सेवा को देते हैं विराम। फिर मिलेंगे अगले से प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। बहुत बहुत